पूरा विश्व आज हमारी तरफ देख रहा है कि कैसे इंडिया की जो ग्रोथ होने वाली है उसमें कैसे पार्टिसिपेट किया जाए, क्योंकि उनको लगता है कि चाहे, क्योंकि दो ही जो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं, चाइना के बाद इंडिया. चाइना हैज discredited itself for so many things which have happened during the last 3-4 years. तो सबकी नज़र आज की डेट में सिर्फ इंडिया के ऊपर है. हमारे जो बैंक डिपॉजिट्स टू म्यूचुअल फंड का AUM was 18%, which has come to 24% now. Today, our AUMs of mutual funds are 24% to the bank deposits. That clearly shows that the trend towards the mutual funds is definitely there. But with a see one disclaimer that this includes 13-14% year-on-year growth on the existing assets also is included in this growth. अगर हम लमसम खुला कर देंगे तो एक तो होता है कि ठीक है पैसा आ रहा है, तो एक वो सोच होती है कि पैसा लेते रहो इन्वेस्टर से. हम इन्वेस्टर को ये एक संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, अगर आप स्मॉल कैप में आए हैं, बहुत बढ़िया ब्लॉकबस्टर ये रहा है, तो आने वाले टाइम में ये गिरेगा भी उतना ही ज्यादा, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से इसमें पैसा लगाइए. तो इसीलिए हम सिर्फ SIP ले रहे हैं, ताकि कभी कुछ हो भी जाए तो भी उनका नुकसान. मैं 5 लाख में से 2 लाख एक हाइब्रिड फंड में डाल दूंगा, 2 लाख एक मैं ऐसे फंड में डाल दूंगा जहां से मैं स्टैगर्ड वे में इसको STP करता रहूं. 1 लाख मैं अपना इमरजेंसी फंड में डालूंगा, जिसको मैं आर्बिट्राज फंड में या लिक्विड फंड में डाल के रखूंगा. और जो 2 लाख मैंने लमसम के लिए ना रहेगा, STP से करूंगा, प्लस मेरी जितनी इनकम है, जितना मेरा सरप्लस है, उसका 80% की मैं SIP कर दूंगा. दैट इज माई फॉर्मूला. नहीं, SWP तो देखिए एक बहुत ही उम्दा किस्म का टैक्स एफिशिएंट वे ऑफ मैनेजिंग योर मनी. सी, इन द लाइफ साइकिल देयर वन इज अकोमुलेशन स्टेज होता है, जिसमें उसके बाद कोई एक स्टेज आता है जिसमें आपको उसको डीअकोमुलेट करना है और आपको अपने सस्टेनेंस के लिए पैसा चाहिए. हेलो एवरीवन, मेरा नाम नम्रता अरोरा है एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड्स की बात. म्यूचुअल फंड्स की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं. एंड वी गेट समवन विद अ लॉट ऑफ नॉलेज इन दिस पर्टिकुलर स्पेस टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. तो आज हमारे साथ वी हैव वेरी रिनाउंड पर्सनालिटी फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, मिस्टर DP Singh. He is a deputy MD and joint CEO at SBI Mutual Fund. Mr. DP Singh has over 31 years of rich experience in the banking and financial services industry. As joint CEO, he is responsible for all business verticals and segments of the organization. A mutual fund industry veteran, he has spent 25 years with SBI Mutual Fund and has held many senior leadership roles and led the company's consistent growth in several parameters, including AUM, market share, and profits, while being instrumental in expanding the fund house reach in both urban and rural areas. Prior to joining the company, he was with State Bank of India, where he handled various assignments in retail banking, corporate credit, and information technology initiatives. Hello everyone, and welcome back to Mutual Funds की बात. Thank you so much for joining us today. तो आज हमारे साथ हैं Mr. DP Singh, who is the joint CEO of SBI Mutual Fund. Thank you so much for joining us today, sir. We are truly honored to have you on our show, and we are really looking forward to the conversation that we're going to have with you. Thank you, Namrata. Thank you very much. तो सर, हमने आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लाइन अप किए हैं एंड आई डू थिंक हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत बेनिफिट करेंगे फ्रॉम योर आंसर्स. तो आई थिंक सबसे पहले मैं आपसे विल टॉक लिटिल बिट अबाउट द इकोनॉमिक सिनेरियो. आई थिंक हम सबको पता है कि जब हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करते हैं तो उनका एक्विटी मार्केट्स पे डेफिनेटली इन्फ्लुएंस होता है. फॉर समवन टू अंडरस्टैंड कि मार्केट्स कहाँ जा रही हैं, आई थिंक इट मेक सेंस कि हम ये भी समझें कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में क्या हो रहा है. तो इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो अभी थोड़ा ईज आउट हुआ है टू अ 4-month लो ऑफ अबाउट 4.87% इन अक्टूबर. ऑल्सो क्रूड ऑयल प्राइस भी थोड़ा कंट्रोल में आ रहा है. तो आपके ओपिनियन में क्या ये इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा है? देखिए नम्रता, आपने 2 क्वेश्चन पूछे हैं. एक तो ग्लोबल क्या चल रहा है और हमारी पोजीशन क्या है इकोनॉमी की, और दूसरा हमारा इंटरनल डोमेस्टिक क्या चल रहा है. तो दोनों में देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि हमारी इकोनॉमी आज एक, जिसको बोलते हैं ना, स्वीट स्पॉट नहीं है, ये तो स्वीटेस्ट स्पॉट है. उसका रीजन सिर्फ एक ही है कि एक तो हमारे पास जो यंग पॉपुलेशन, द डेमोग्राफी, second the manufacturing hub, the way India is coming out as a manufacturing hub,
Sure. और लॉजिस्टिक्स एंड स्पोर्ट जो इंडिया सप्लाई कर रहा है टू द होल ग्लोब टुडे, तो वो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है जिसके लिए हमें एक देखना पड़ रहा है कि पूरा संसार, पूरा विश्व आज हमारी तरफ देख रहा है कि कैसे इंडिया की जो ग्रोथ होने वाली है उसमें कैसे पार्टिसिपेट किया जाए। क्योंकि उनको लगता है कि चाहे, क्योंकि दो ही जो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं, चाइना, चाइना के बाद इंडिया। चाइना हैज discredited itself for so many things which have happened during the last 3-4 years। तो सबकी नज़र आज की डेट में सिर्फ इंडिया के ऊपर है, क्योंकि इंडिया में जो बाहर के लोग भी पैसा लगाते हैं उनको ये मालूम है कि जब भी हम पैसा लगाते हैं, जब भी निकालना होता है निकाल भी सकते हैं, जब भी डालना होता है डाल भी सकते हैं पैसा। तो उनको एक कंफर्ट है, बहुत ज़्यादा एक विश्वास है कि इट्स द मोस्ट रेगुलेटेड, द बेस्ट रेगुलेटेड मार्केट। क्योंकि चाइना में एक रूल है ऐसा कि जो भी बंदा पैसा लगाता है उनका एक वहाँ पे जो एक रेगुलेशन है कि बढ़ती हुई मार्केट में आप बेच नहीं सकते, FII कांट सेल, Okay. आपको एक पहले लेना पड़ेगा। तो उस हिसाब से जो इंडियन मार्केट है वो बहुत उनके लिए एक अट्रैक्टिव बन चुकी है, और उसका अट्रैक्शन का कारण यही है कि सब लोग मार्केट में फ्यूचर ग्रोथ को फैक्टर कर रहे हैं कि इंडिया में आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो मार्केट्स हमेशा फ्यूचर को पहले फैक्टर कर लेती हैं ताकि उसका फायदा निवेशक को मिल सके। अभी तो यही है कि उस निवेशक का फायदा क्या हिंदुस्तान के बाशिंदे लेना चाहते हैं या हम बाहर वाले लोगों को देना चाहते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है द पार्टिसिपेशन इन द इक्विटी मार्केट्स बाय ए वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल इज utmost necessity at this point of time, and Grow is doing a wonderful job by getting more and more number of people into the market. I think this is a journey, ये एक यात्रा जो है सबको इसमें प्रोत्साहित होके इसमें शामिल होना बहुत जरूरी है। तो एक ये तो इंटरनेशनल के हिसाब से बात होगी। आपने बात की इंडियन इकोनॉमी में हमारी इन्फ्लेशन कम होने में, तो इसका श्रेय मैं पूरा देना चाहूँगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसीज, जिस हिसाब से our governor has been adjudged as the best central bank governor in the globe, और वो जो काम कर रहे हैं एक बेहद, एक बहुत ही विश्वसनीय वाला, बहुत ही जिसको कहते हैं कि अप्रिशिएबल काम जो उनकी तरफ से हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी इज इन वेरी वेरी साउंड हैंड्स। और जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज पिछले 10 साल में या 12 साल में या 5 साल में जो बनी हैं वो 2000 मीन इरिप्लेसेबल। जो आज की डेट में थोड़ा बहुत ये चीज आता है कि अभी इलेक्शंस इंडिया में ड्यू है, वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री एंड एनीथिंग कैन हैपन, बट द पॉलिसीज आर गोइंग टू स्टे। बिजनेसेस आर नॉट only because of the government, but definitely government the policies matter. But even if there is something which is on the other side of the expectation, even then there could be a small uncertainty for 5-6 months, but the policies and business will continue to grow. That is, we have reached there. तो उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। हमारी इम्पोर्ट ये जो इन्फ्लेशन कम हो गई है, एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ रही हैं, हमारा इम्पोर्ट बिल कंट्रोल में है, हमारी $600 बिलियन के ऊपर की ऑलमोस्ट $600 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। All these are very very good parameters to keep in mind while starting the investing journey in India. So it's a very good sign for an Indian investor, I guess. Yes, that's right. All right. Okay. So, so अगर हम कुछ RBI की रिपोर्ट देखें on investment pattern of Indians in especially in financial assets, हमेशा से fixed deposits, life insurance और cash को सबसे ज़्यादा weightage मिलती है। लेकिन अब एक interesting shift हम देख रहे हैं as per a report by the Bank of Baroda highlights की there's a shift in investor preference towards mutual funds, जहाँ पे हम देखते हैं कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करीब 18.6% है कंपेयर टू 12.3% इन बैंक डिपॉजिट्स। तो आपके ओपिनियन में क्या म्यूचुअल फंड्स हमारे गो टू इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं इन इंडियन हाउस होल्ड्स, एंड डू यू थिंक अब जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो टॉप 3 स्पॉट में आ जाएंगे? उसमें ना दो चीजें हैं नम्रता, हमें इस रिपोर्ट के बारे में जो आप जिक्र कर रहे हो कि 12.3 एंड 18.6, उसमें एक चीज माननी पड़ेगी, क्योंकि ये जो बैंक डिपॉजिट का कैपिटलाइजेशन होता है वो फिक्स रेट पे होता है। जैसे जो उनका कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है तो उसमें कैपिटलाइजेशन का जो होता है वो 6 या 7% जो भी आपके बैंक की कॉस्ट है उतना ही ऑटोमेटिकली बढ़ता है, प्लस द न्यू डिपॉजिट्स। इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स, सिंस आवर मार्केट्स आर डूइंग सो वेल, वो 18% में वो 12-13% है।
Okay. तो उसमें ये कहना कि बिल्कुल गो टू ये ट्रेंड चेंज हो गया है, ऐसी बात नहीं है। बट एक चीज और जो डाटा पॉइंट मैं आपको बोलूंगा कि 2020 में हमारे जो बैंक डिपॉजिट्स टू म्यूचुअल फंड का एयूएम वाज 18%, Okay. which has come to 24% now. Today, our AUMs of mutual funds are 24% to the bank deposits. Yeah. That clearly shows that the trend towards the mutual funds is definitely there. But with a see one disclaimer that this includes 13-14% year-on-year growth on the existing assets also is included in this growth. Yes. So it's definitely a matter of pride that we are 24%. Actually, in all the other economies, it's much more. अगर आप पूरी developed economy में देखें, कई जगह तो mutual fund का AUM is more than the bank deposits. Correct. So global average is also 60%. We are just 24%. So we have grown, but there's so Long. much growth opportunity still available. Penetration is still very, very low. Only 4 crore unique investors are there in mutual funds. So there's a huge opportunity to go. Yes, it's growing, but it can grow much faster. Okay. But we do see that trend happening, right? We do see Yes, that. that is there. I'm not denying that, but we have to be very, very clear in what we are talking about. Yeah. Oh yeah, absolutely. Thank you so much. Yes. ओके सर आपने एक बार बोला था कि जो यंग इन्वेस्टर्स होते हैं उनको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके बहुत डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। तो जी सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि इसका मतलब क्या होता है जब आप डिसिप्लिन की बात करते हैं? एंड आल्सो व्हेन वी टॉक अबाउट डिसिप्लिन आई थिंक एक जो बहुत बड़ी या इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम उन डिसिप्लिन्स को फॉलो कैसे करें? तो जी हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस। या नो देखिए क्या होता है कि एक तो बात बड़ी क्लियर है कि आज का जो युवा है वो इन्वेस्टमेंट को लेके बहुत सीरियस है। या आज कोई भी व्यक्ति आज से 5 साल 10 साल पहले ये ट्रेंड नहीं था। पहले सब लोग व्हाइट गुड्स के पीछे पड़े हुए थे। अभी ये देख लो कि व्हाइट गुड्स की एक्चुअली लाइफ भी ज्यादा है, तो वो भी एक कारण है कि एक बार कोई गैजेट ले लिया तो वो तो लंबे समय तक चलता है, तो इसलिए वो एक रीजन है। दूसरा जो मैंने कहने का मतलब ये था कि जब मैं डाटा देखता हूँ, the average longevity of SIPs in case of overall industry is around 3 to 4 years. ओके In case of serious banks like State Bank of India, etc., which are going, who are not, जिनको कुछ मालूम नहीं है, तो उनका जो एज है that is more than 5 years, 5 to 6 years. And when we look at the businesses done by youth, because we are looking at the numbers of the players like Grow, right? Because most of the people are coming through Grow are basically in that young bracket. But the longevity of SIPs in this case is lower. It is 18 months to 2 years. हाँ And in the Caesar also देखो तो उसमें Caesar में भी 80% Caesars are happening within Caesars in less than 6 months. So thereby we can conclude that the people are putting money for the short term goals also, or no, because when I am starting a SIP, I should have a goal in mind that what for I am doing this thing. Yeah. So people do it for 6 months, and fortunately for the youth, whosoever has started the investment journey during last 3 4 5 years, everybody is in positive zone. पॉजिटिव हाँ तो समटाइम्स दे टेंड टू मीन कोई आईपीओ आया तो उसमें ऐसे भी बंद कर दो, पैसा निकाल के उसको आईपीओ में लगा दो, या कोई और चीज सामने आई, ठीक है ऐसे भी बंद करके जितना पैसा है वो लगा दो। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आपने ऐसे भी स्टार्ट किया, एंड स्टार्ट फ्रॉम माई होम, राइट, माई सन आल्सो ही इज हैविंग एस आई पी, सपोज ही इज आई मीन लुकिंग दैट देयर इज some good IPO which has come, he says कि मैं वो एसआईपी वाला पैसा निकाल लेता हूँ। So that is my conflict with him. Why are you doing this? If you have more, okay, you do this, you put application, because the probability of getting application accepted in a good IPO in any case is less. And once money come out of your investment, one, it will break the longevity. Second, you will not be putting the same lump sum amount, it will go somewhere else. So that is generally the trend which you are having. So my call to them is they should have 2 or 3 goals. They can have a SIP for short term goals. I don't say they should not have. But then putting a SIP in an pure equity fund with very short term goal sometimes may be dangerous. They may have a bitter experience, and bitter experience we don't want, because we have seen in mutual fund industry, people come at the highest level, then they burn their fingers, then the whole decade they don't come back.
Yeah. So we don't want that kind of situation. We want that youth should have always have a good experience, better experience. Longevity should be for long term goals, long term, medium term goals. For short term, they should pick up funds like arbitrage fund or multi asset allocation fund. So if they are putting it for short term goal. अच्छा, या सो जो अलग-अलग तरीके के फंड्स होते हैं उनके बारे में हम अभी बात करेंगे बट उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि एज एसबीआई म्यूचुअल फंड आप स्टॉक्स कैसे पिक करते हैं फॉर योर इक्विटी फंड्स? क्या स्ट्रैटेजी रहता है अराउंड इट? देखिए उसमें मैं आपको बताऊंगा एक अगर आप एक लाइन का जवाब लेना चाहो उसका है कि हमारा पॉलिसी हमेशा बॉटम अप स्टॉक्स रहता है जहाँ पे वैल्यू हो जहाँ पे हमें लगता है कि इसका होगा परंतु हमारी जो इन्वेस्टमेंट टीम है एसबीआई म्यूचुअल फंड में वी आर हैविंग द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट टीम अराउंड 70 people are there Wow. and see we have a big number of analysts and most of the analysts are CFA charter holders, absolutely professional team, total independence, and they can pick up the stocks as per their own style, as per their own niche, and we don't have a particular style. Okay. तो उसमें क्या है कि अगर आप देखोगे कि हमारे डिफरेंट स्टाइल के डिफरेंट फंड मैनेजर्स बिल्कुल जो काम करते हैं कोई एक फंड हाउस स्टाइल नहीं है दिस इज फंड मैनेजर स्टाइल और स्कीम स्पेसिफिक स्टाइल which is there Okay. so that we are able to catch up every breadth of the market whenever on the market cap size or the sector size or the flexi cap size so that is the kind of strategy we have and the templates are absolutely clear कि कौन सा फंड किस तरह से इसको मैनेज किया जा रहा है and that is made public, that is on the public domain, that is put in our fact sheets everywhere it is available. It's not that this is something secret which we are keeping with close to our chest. We made it public so that the people can take a very very conscious decision. उनको पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस फंड में पैसा लगा रहे हैं और इस फंड और दूसरा एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि फंड हाउस में हम कहाँ पे पैसा नहीं लगाना इज मोर इम्पोर्टेंट देन कहाँ पे पैसा लगाना है क्योंकि दैट इज आल्सो एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन राइट सो वी आर नॉट हगिंग लाइक अगर हमारा स्मॉल कैप फंड है तो हम स्मॉल कैप फंड में ऐसा नहीं है कि हम पूरा इंडेक्स को हग कर लेंगे कि उसमें से we will pick the best stocks within small cap index or otherwise and then we'll see how we can create journey. The idea is not to give the upside of the market but also to uh, control the downside whenever market is not doing well. If the market goes down by 10%, idea is that our fund will definitely go down but it should go down by 5% 6% kind of thing. We should stop the downside and that's evident. I don't want to tom about it. Anytime anybody can pick up the NAVs of that period and see that how our funds have fallen vis-a-vis market, how others fund have fallen. That's evident from that. Okay, okay. वंडरफुल तो अभी ना हम थोड़े कैटेगरीज के बारे में बात करते हैं बिकॉज यू नो हमारे व्यूअर्स ऑलवेज वांट टू नो कि कौन सी कैटेगरीज कैसे करती हैं तो आपका पर्सपेक्टिव डेफिनेटली वुड बी वेरी हेल्पफुल आई थिंक एक जो कैटेगरी है जो इन द रीसेंट पास्ट हैज डन एक्सेप्शनली वेल व्हिच इज द स्मॉल कैप कैटेगरी हम सब जानते हैं कि स्मॉल कैप कैटेगरीज में इतने सारे इन्वेस्टर्स आ गए हैं रिटर्न्स हैव बीन ग्रेट इन द रीसेंट पास्ट लेकिन जब हम स्मॉल कैप फंड्स की बात करते हैं देयर इज आल्सो दिस एडवाइस कि आपको थोड़ा ध्यान से स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि अगर एक ब्लॉकबस्टर ईयर होता है दैट कुड बी फॉलोड बाय मे बी अ नॉट सो गुड ईयर तो आपके ओपिनियन में जो इन्वेस्टर्स होते हैं क्या उनको स्मॉल कैप फंड्स में निवेश करने से पहले थोड़ा ध्यान रखना चाहिए शुड दे बी केयरफुल अबाउट इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप फंड्स एंड एट द सेम टाइम जो फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स होते हैं क्या उनको स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? नहीं ये जो सवाल है आपका बिल्कुल उनको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वो स्मॉल कैप में पैसा लगाने की बात करते हैं तो उनको देखना चाहिए कि क्या पर्सपेक्टिव क्या है देखिए वो कहने की बात होती है कि कौन सी कैटेगरी में पैसा लगाना चाहिए परंतु मामूलन ये देखा गया कि जो भी कैटेगरी मैक्सिमम रिटर्न देखते हैं पिछले सालों में तो लोग उसी में पैसा लगाते हैं आज स्मॉल कैप में पैसा इसीलिए ज्यादा आ रहा है ऐसा नहीं है कि पीपल आर टेकिंग ए कॉन्शियस कॉल फॉर स्मॉल कैप्स because small caps have given very good returns in last 1 to 3 years so people are coming in lots to put money and we being the responsible investors देखिए हमने पिछले 5 साल से we are not accepting lump sum money in the small cap fund we are accepting only SIPs that too up to 25,000 rupees knowing very well
even at the cost of losing some business. So that is doing, but एक और भी चीज है. आज अगर मैं बताऊं हमारे स्मॉल कैप फंड में वी हैव गॉट 2 million SIPs going on, 20 lakh SIPs, and every month we are getting around 400 plus crores in the small cap fund. Small cap Even space. that is difficult to find good investment. अगर हम लमसम खुला कर देंगे तो एक तो होता है कि ठीक है पैसा आ रहा है, तो एक वो सोच होती है कि पैसा लेते रहो इन्वेस्टर से. हम इन्वेस्टर को ये एक संदेश देना चाहते हैं कि देखिए अगर आप स्मॉल कैप में आए हैं, बहुत बढ़िया ब्लॉकबस्टर ये रहा है, तो आने वाले टाइम में ये गिरेगा भी उतना ही ज्यादा, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से इसमें पैसा लगाइए. तो इसीलिए हम सिर्फ SIP ले रहे हैं ताकि कभी कुछ हो भी जाए तो भी उनका नुकसान, या क्योंकि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की वजह से दे विल रिमेन इन सेफ हैंड्स. एंड व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट कि स्मॉल कैप फंड में सिर्फ ये देखे कि पिछले सालों में रिटर्न बहुत ज्यादा आई है तो नहीं आना चाहिए. फ्लेक्सी कैप काइंड ऑफ फंड, diversified funds like any good fund, any, I mean, like for example अगर SBI से बात करें तो SBI Contra Fund या SBI Large and Mid Cap Fund. So ये सारे हैं जिसमें हम we can play within the sectors, जहाँ पे भी जो भी अच्छा बिजनेस मिलेगा उसमें पैसा लगा देंगे. स्मॉल कैप में एक हो जाता है कि सिर्फ स्मॉल कैप कंपनीज में पैसा लगाना है, और पैसा जितना आ रहा है उतनी लिस्टेड कंपनीज अवेलेबल नहीं है आज की डेट में. हाँ. तो इसलिए वो क्या होता है कि हगिंग हो रहा है, डिमांड सप्लाई की वजह से प्राइस बढ़ रहा है, तो लोगों को लगता है कि एनए भी बढ़ रही है तो चलो बढ़िया है. बट पीपल हैव टू बी कॉशियस. देयर इज अ वर्ड ऑफ कॉशन दैट yes, keep a control on your emotions and do it gradually. I mean, even if you get little lesser return, it's fine. In our small cap fund also, we are not going whole hog, we are not hugging the index. Even at the cost of giving some lesser return, we are getting only into those companies, only into those businesses where we are absolutely convinced that these businesses are going to stay for long term and going to create market for themselves and become mid cap and large cap of tomorrow. Only those companies are there in our portfolio. So लेकिन like just the question that I had asked as well कि जो first time mutual fund investors होते हैं, and let's assume कि उनका time horizon long term है, तो क्या वो small cap funds में invest कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. अगर उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन से 5 साल से ऊपर है तो SIP मोड में a part of their portion they should put it. They should not put 100% into that. They can put 25% into small cap and remaining in any of the diversified category. Okay. But अगर long term investment horizon है सिर्फ तभी, right? हाँ, तभी 5 साल से ऊपर होना चाहिए. 3 से 5 साल हम कहते हैं, बट स्मॉल कैप के केस में आई विल से 5 years. Okay. तो सर अभी आप फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में बात कर रहे थे, सो दैट्स द फंड दैट आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट. काफी फ्लेक्सी कैप फंड्स जो होते हैं ना, वी ऑल अंडरस्टैंड इट्स अ ग्रेट कैटेगरी, राइट? स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर भी हैं तो फ्लेक्सी कैप एक अच्छी कैटेगरी है. लेकिन हमने ये भी देखा है कि फ्लेक्सी कैप फंड्स का ना बहुत लार्ज कैप की तरफ बायस होता है, एंड मोस्ट फ्लेक्सी कैप फंड्स आर प्रिडोमिनेंटली लार्ज कैप बायस्ड फंड्स. और वो इवन दो दे हैव द ऑप्शन कि वो मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन कम एलोकेशन रहता है. तो आपके ओपिनियन में जो फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं वो ऐसी अप्रोच क्यों फॉलो कर रहे हैं, और वो डाइवर्सिफाई ज्यादा क्यों नहीं करते हैं अक्रॉस डिफरेंट मार्केट कैप्स? देखिए ये जो बात बोल रहे हो ये दिस इज वेरी टॉपिकल लाइक एज ऑन डेट जो भी पैसा आ रहा है ज्यादा लार्ज कैप में इसलिए जा रहा है. तो पहले तो मिड कैप और स्मॉल कैप में वो यूनिवर्स अवेलेबल नहीं है जो उन सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स आ रहे हैं जिसमें आप बाहर पैसा लगा ही नहीं सकते, वो पूरे का पूरा पैसा उधर चला जाता है. तो ये जो फ्लेक्सी कैप फंड के लिए वो जगह ही नहीं बचती. That's number one. And number two, otherwise also, see, it is being seen, fund managers are of the opinion generally that because most of the money in the recent past has gone into mid cap and small caps, large cap अगर आप निफ्टी का प्रॉफिट देखें तो जो पिछले क्वार्टर के रिजल्ट आए थे तो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ 30% हुई है. और जब 30% ग्रोथ हुई तो पीईज ने भी एडजस्ट कर लिया, जो पहले कॉस्टली लगती थी अभी वो ठीक लग रही है. मतलब फेयरली प्राइस तो नहीं कह सकता, बट लिटिल गुड. बट सिंस वी आर एक्सपेक्टिंग लॉट ऑफ फॉरेन मनी आल्सो टू कम इन, and whenever the foreign money comes in, the first it comes into the index stocks only. अच्छा. So there's a general opinion that that large caps going forward may do better than the small cap and mid cap. So that is the reason people are putting money there. Okay. All right. ठीक है, fair enough. So, but we do understand कि इसमें मिड कैप स्मॉल कैप भी रहते हैं, but not to an extent
जितना लार्ज कैप Yeah, रहता yeah, 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 yeah. है. All right. Okay, so since we're talking about the mutual fund stock universe, और हम सबको पता है कि वो limited ही रहता है, large, mid, small put together is 500 stocks, right? Yeah. तो obviously अगर हमने अलग-अलग mutual funds में invest किया है तो overlap होने का chance काफी रहता है. Yes, Mhm. तो आपके ओपिनियन में एज एन इन्वेस्टर मैं ये म्यूचुअल फंड ओवरलैप पोर्टफोलियो में जो ओवरलैप है वो कैसे अवॉइड कर सकती हूँ एज एन इन्वेस्टर? ऑल्सो शुड इन्वेस्टर्स हैव मोर देन वन म्यूचुअल फंड स्कीम इन द सेम कैटेगरी, या मेरे मेरे पास अगर मान लीजिए एक लार्ज कैप है, एक ही लार्ज कैप होना चाहिए, एक ही मिड कैप होना चाहिए, और आई कैन हैव मल्टीपल फंड्स इन द सेम कैटेगरी इन माय पोर्टफोलियो? देखिए उसमें जो आपका ओवरलैप का सवाल है, जैसे मैंने आपका, आई विल गो बैक टू माय फर्स्ट रिप्लाई ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, या कि हमारे यहाँ पे जो फंड हाउस स्टाइल कोई नहीं है. इट्स ए फंड मैनेजर एंड कैटेगरी स्पेसिफिक स्टाइल. तो एवरी फंड मैनेजर हैज हिज इंडिपेंडेंट व्यू. तो उसी का रीजन है कि हमारे जो ओवरलैप इज द लीस्ट इन द इंडस्ट्री इन केस ऑफ एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम्स. ओके So if you look at some of the fund houses, the overlap is as high as 65 to 70% ओके in the large cap and mid and large cap and this thing within the large cap category. Mid cap wala mid cap और उसमें. In our case, it is around 30%, and ओके 30% is the lowest in the category. ओके So that clearly shows when that is open in the public domain, and we take pride in this, that we are running the strategies absolutely independently. और जहां तक सवाल है कि अगर आप कैटेगरी में ऑलरेडी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा फंड की स्कीम में उसी कैटेगरी में जाने का कोई वो नहीं है, फायदा नहीं कोई होगा. फायदा नहीं है. परंतु एक एक और चीज है, जैसे आप स्मॉल कैप की कैटेगरी ले लो. स्मॉल कैप कैटेगरी में आप देखोगे कई फंड किस तरह से, उनकी बिल्कुल अलग अलग स्ट्रेटजी है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी लुक एट एसबीआई स्मॉल कैप फंड, वी हैव गॉट 40 to 50 stocks, maybe Right. 50-51 stocks. If you look at any other companies में, say कंपनी बी, उनके यहाँ पे 200 के ऊपर स्टॉक्स हैं उसमें. तो व्हाट इज हैपनिंग, वट एवर इज कमिंग, दे आर जस्ट हगिंग द पोर्टफोलियो, द इंडेक्स, राइट? That is right, that is giving them good result because index is going up, they are giving better returns as of now. Sure. But then we are not doing, it's extremely difficult to do the research on 200 plus companies in the small cap category itself. It's impossible. We are just doing it, we are just going by the momentum and putting money there. We have a universe of around, out of 500, we have a universe of around 270 odd companies. And there's absolute research which is being followed on quarterly basis, on daily basis. Fund analysts, they go and do it. So responsible investing, I'm not trying to demean anybody, because their business is their thought process, that is working also, then it's fine with them. But we are doing it as a long term perspective, and we are not upset even if our fund in a particular month or particular quarter or particular half year, even if it is underperforming, we are fine with that, because we are going with the thorough research. And it's not that if I have done a research, the result will come tomorrow. It may take 1 month, 2 months, 3 months. So my call to the investor will be, take a long term call, whichever fund, whatever category you are, give it some time. Don't take short term calls, moving here to there and all those things. As I said, small cap should be done very cautiously. Do it 25-30% if you are the first time investor. And if you are the first time investor in the industry, you have always been doing the fixed income, fixed coupon products. The best thing to do is get into the tadka of equity, like multi asset allocation or equity savings fund, and then move forward. Have some faith. Other, because if the markets goes into another orbit for short term, you will feel that you have been cheated or you have been this thing. That's not the case. Market behaves like this only. Ups and downs are part of the market. The only irony is people have not seen this for the last 4 5 years. So everybody feels that this is the only way to make money. Yeah. This is the way to make money, but some people, some investors will get this lesson in a harder way. How this hardship is to be made comfortable, उसको किस तरह से एक आरामदायक बनाना है, उसके लिए ज़रूरी है डिसिप्लिन्ड ऑनगोइंग बेसिस स्टैगर्ड वे में आप पैसा डालिए. और SIP इज ए ग्लोबल सक्सेस स्टोरी. इंडिया की जो SIP है, ये किसी भी देश में इतनी कामयाब नहीं हुई कि हम $2 बिलियन हर महीने SIP के रूट से आ रहे हैं. और अगेन कमिंग टू ग्रो इन शॉर्ट टाइम, यू हैव मेड सच ए गुड SIP book, which is really really appreciable. And I wish it doubles next 1 year. Sure. Thank you so much, sir. Now,
क्योंकि आप एसआईपीज की बारे में बात कर ही रहे हैं, तो थोड़ा एसआईपी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं फॉर आवर इन्वेस्टर्स। आज एसआईपीज हैव बिकम सिनोनिमस विद इन्वेस्टिंग। लोग बोलते हैं कि हमें म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना है, हमें एसआईपी में इन्वेस्ट करना है, राइट? हाँ, तो इट इज अ हाउस होल्ड नेम एंड वी ऑल अंडरस्टैंड दैट। तो आप हमें ये बताइए कि डू यू इन्वेस्ट योर मनी थ्रू एसआईपीज एंड स्टेप अप एसआईपीज? या एंड 100%। वो ओके, ऐसे भी तो चलती भी। and just help us understand this classic debate जो हमेशा रहती है, एसआईपी वर्सेस लमसम, राइट? ये हमेशा जब भी हम भी सेशंस करते हैं तो लोग हमेशा पूछते हैं एसआईपी करें या लमसम करें। तो आप हमें ये बताइए कि हाउ कैन अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बी आइडियली एलोकेटेड बिटवीन एसआईपीज एंड लमसम्स? देखिए, जो म्यूचुअल फंड एज ए कंसेप्ट, म्यूचुअल फंड इज लाइक ए क्वाजी बैंक. हाँ। This is market related products. This is not only equity. There's debt fund, there's there's hybrid funds, there are funds which are putting lesser amount in this. In fact, हमें मेरा तो विचार ये है कि one must start the investment journey in lump sum in a hybrid fund, which is having a some small amount in say equities. You should not. आज मेरे पास अगर 5 लाख रुपए हैं तो मैं क्या करूंगा? मैं 5 लाख में से 2 लाख एक हाइब्रिड फंड में डाल दूंगा, 2 लाख एक मैं ऐसे फंड में डाल दूंगा जहां से मैं स्टैगर्ड वे में इसको एसटीपी करता रहूं, 1 लाख मैं अपना इमरजेंसी फंड में डालूंगा जिसको मैं आर्बिट्राज फंड में या लिक्विड फंड में डाल के रखूंगा, और जो 2 लाख मैंने लमसम के लिए ना रहेगा एसटीपी से करूंगा, प्लस मेरी जितनी इनकम है, जितना मेरा सरप्लस है, उसका 80% की मैं एसआईपी कर दूंगा. दैट इज माई फॉर्मूला. दैट इज हाउ आई विल डू. ओके, ओके, वंडरफुल। तो बट फिर भी आई थिंक कैन वी जस्ट से कि एसआईपी ऑफ कोर्स होना ही चाहिए, लमसम ऐसे भी तो चाहिए चाहिए. अभी आज की डेट में मैं लमसम करता हूँ, जब भी पैसा आ जाता है, जब कभी इंसेंटिव आया, जब जो भी सरप्लस है, तो आई विल पुट इन लमसम. बट एट द सेम टाइम मेरी एसआईपी दो है, स्मॉल कैप में भी और लार्ज कैप में भी. दोनों एसआईपी रेगुलरली चल रही हैं, पिछले 8 साल से चल रही हैं, एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद बोथ. ओके, सो इट्स नॉट दैट we should not. So SBI Mutual Fund is one of those very few fund houses जो SWP को भी प्रमोट करते हैं, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान. तो आपके ओपिनियन में जो SWP होता है वो एक इन्वेस्टर को कैसे बेनिफिट करता है, एंड हाउ कैन एज एन इन्वेस्टर मैं SIP SWP के स्ट्रेंथ को, दोनों की स्ट्रेंथ को बेनिफिट कर सकती हूँ? नहीं, एसडब्ल्यूपी तो देखिए एक बहुत ही उम्दा किस्म का टैक्स एफिशिएंट वे ऑफ मैनेजिंग योर मनी. सी, in the life cycle there's one is accumulation stage होता है, इसमें उसके बाद कोई एक स्टेज आता है जिसमें आपको उसको डीअक्युमुलेट करना है और आपको अपने सस्टेनेंस के लिए पैसा चाहिए. और विद इन योर लाइफ टाइम आल्सो देयर आर सो मेनी थिंग्स. आपको इन्वेस्ट भी करना है और आपको किसी और पर्पस के लिए एक पैसा भी चाहिए जो एक कैश फ्लो बना रहे. तो उसके बहुत से, in fact, SWP is the best way of knitting solutions, right? Today, if I am staying here, I mean, as a youngster, like, and so many youngsters are there in Bangalore, right? They want that they should be sending, they should be helping their parents, or they should be helping their siblings, they should be helping somebody. They can just put money lump sum in a hybrid fund where more or less they will get 2 to 3% more than the bank deposit rates, and can give a mandate where every month a particular amount can go to their parents, their mother, their father, their brother, their sister, whomsoever they want to help, without any. This is, we are calling it Bandhan SWP. And by the way, this Bandhan SWP is available only with us. Yes. It's a unique strategy which we are having. And general SWP, like somebody is retiring today, what is happening? People are retiring rich. People are not retiring poor. People are retiring rich, they are getting more than, I mean, at a normal level, they are getting 60-70 lakhs rupees. Pensions are very good. And sometimes they have such a stage that they will be working, because the 60 is no more age where people can sit at home. People work up to 75 kind of thing. So they don't need any more income. So they can park their the superannuation funds, and whenever they need, they can start SWP from that. And the best thing is, unlike the fixed coupon products, whichever it is, you have to pay income tax on the notional basis. In case of mutual funds, even if you are putting in a government securities fund, you don't have to pay any tax, because
it is a capital gain, and capital gain tax is triggered only at the time of redemption. And the second best thing, I will take 2 minutes because this is my favorite subject. I will take 2 minutes on that. SWP में जब हम पैसा निकालते हैं, सपोज मैंने आज 20 लाख रुपए निकाला और मैं कहता हूं कि मेरे को 15,000 रुपए महीने का चाहिए. जब मैं 15,000 6 महीने 8 महीने के बाद शुरू करता हूँ, 6 महीने 8 महीने इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी बंदा आज 20 लाख डाले वो कल से SWP शुरू कर दे. इट शुड गिव सम टाइम टू ग्रो सिमिलर अमाउंट. सो 15,000 अगर मैं निकालता हूँ तो मेरे यूनिट एंड कैश होते हैं. सपोज आज मैंने 20 लाख रुपए डाला और 10 रुपए उसकी अमाउंट है, तो आई विल गेट 20,000 also or 2 lakh units, right, at 10 rupees. Yes. And tomorrow if the value goes up, it becomes 10 rupees 10 paisa and I withdraw, equivalent number of units will be in cash. If I take 15,000 rupees per month, 14,800 14,900 will be the amount which is I am withdrawing my own money. My taxable amount is only 100 rupees. That tax efficiency is not available in any fixed coupon product. वहां पे आपको जितना भी पैसा लगता है पूरे पे टैक्स लगता है. This is something to be, because I know your podcasts are seen by millions of people, so that's why I was very keen to give this message to people. Take care of tax efficiency also. Tax efficiency is as important an aspect as the return itself is. Yes. Because this tax efficiency there, और म्यूचुअल फंड से जितना भी आपको रिटर्न मिलता है वो कैपिटल गेन के रूप में आता है. वो इंटरेस्ट इनकम नहीं होता, चाहे आपने पैसा इंटरेस्ट वाले स्कीम में ही डाला है. एंड मेक इट पॉसिबल. इट्स ए क्वाजी बैंक. इन्वेस्ट इन वन फंड. चूज एनी फंड हाउस. कीप योर मोस्ट ऑफ द मनी इन द फंड. Your bank account should be used only for the transaction purpose. Other things should remain in mutual funds. Mutual fund is the best way to go. Yeah. You know, it's very interesting क्योंकि SWP के बारे में जब लोग समझते हैं, काफी लोग आजकल समझते हैं SWP क्या है, लेकिन वो समझते हैं कि ठीक है, रिटायरमेंट के बाद मुझे रेगुलर विड्रॉल चाहिए, लेकिन टैक्स एफिशिएंसी समथिंग जो बहुत लोग नहीं समझते हैं. एंड थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग दैट टू आवर व्यूअर्स टुडे. सो थैंक यू फॉर दैट. Okay, so now I think just last 1 or 2 questions and then we are done. So सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि अगर एक इन्वेस्टर को अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, तो आप हमें वो बेसिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज या थंब रूल्स बताइए जो मुझे फॉलो करने चाहिए while creating my mutual fund portfolio. Let's just assume कि मैं एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हूँ, तो मुझे किस कैटेगरी के फंड्स रखने चाहिए, क्या टाइम होराइजन होना चाहिए, what should be, and some basic thumb rules जो आप हमें समझा सकते हैं. देखिए, म्यूचुअल फंड्स में जब भी आप फोलियो क्रिएट करते हैं, एक नया इन्वेस्टर आता है, तो उसको पहले तो उसको बड़े आराम से, कोई जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लेना कि आज तक मैं पूरा बैंक एफडी में और बैंक सेविंग में रखता हूँ, तो एकदम से सीधा पैसा निकाला बैंक से और पूरे का पूरा इक्विटी कैटेगरी में डाल दिया, बिकॉज इक्विटीज आर गिविंग बेटर रिटर्न्स. दैट शुड नॉट बी डन. दैट इज डोंट डू दैट. That is the don't of mutual fund. First thing first. Okay. Second is do it coolly. Do it. Keep money in a liquid fund and stagger it. अगर आपको lump sum से करना है, तो put 10-15% of your total this thing in some large cap or large and mid cap kind of fund. Large and mid cap are the best category because there are good quality mid caps also which will become generally large caps of tomorrow. I will go for large and mid cap fund and start my journey there, and thereafter I can start some SIP in a small cap fund. Small cap में lump sum को मैं इस लेवल पे जो मार्केट का लेवल है आज की डेट में, because this is whatever the statement which I is giving is for today and for 3 months 4 months down the line. Yeah. This may not be true for 6 months down the line. If the market corrects and see there's an opportunity, then my statement will be yes, go 30% whole go to the small cap fund. But as on date where the stand है, small cap में SIP के थ्रू डालिए, large and mid cap में डालिए. और ये जो दो फंड कैटेगरी है, मल्टी एसेट कैटेगरी फंड, ये एक बहुत ही उम्दा कैटेगरी है, क्योंकि फंड मैनेजर देखते हैं, क्योंकि मल्टी एसेट में इक्विटी में भी हम प्ले करते हैं कि हाउ मच टू बी पुट इन आर्बिट्राज, हाउ मच इट शुड बी एक्टिव इक्विटी. फॉर एग्जांपल आज की डेट में अगर 35-40% हम इक्विटी में रख रहे हैं, तो एक्टिव इक्विटी विल बी 20-25% होगी, 15% विल बी आर्बिट्राज. तो इट्स अ सेफ गेम एंड nobody will burn the fingers even if the market turns other way around. Okay. Because in mutual fund, never ever be comfortable with what are the past returns. It's like driving a car looking at the back mirror. Back mirror में आपको रोड बहुत अच्छी दिखाई दे सकती है और आगे खड्डे हो सकते हैं, तो इसलिए आगे देखना बहुत जरूरी है. और आगे देखने के लिए
believe, trust in a credible fund house, believe in the track record, long track record, not in the short term track record, and choose any fund. And multiplicity of funds and multiplicity of schemes should be avoided. Okay. Not more than 3-4 schemes and not more than 1 or 2 fund houses. Maximum 2 or 3 fund houses, not more than that. That is the golden rule. Okay, wonderful. Sure. And just one more question, sir. आपकी I'm sure आप बहुत time से invest कर रहे हैं. You I'm sure are a veteran in this space. तो आप हमें अपनी कुछ learnings बताइए कि आपकी ऐसी क्या learnings रही हैं in your journey जिससे हम सीख सकते हैं. Hey, honestly speaking, I started with equities, and through when initially I put some money in large cap fund. And I started with investing because अपने इतना surplus नहीं होता था. Yeah. So my father's retirement money I first put in the conservative hybrid fund. Monthly income plan कहते थे उसको. Started with that. Pushed 50% of that after 1 year into a large cap fund. Then started my own journey through SIPs. जब पैसा सरप्लस कम रहता था तो बट ग्रेजुअली जब एक लेवल पे आप आ जाते हो तो उसके बाद क्या होता है कि व्हेन योर सस्टेनेंस इज टेकन केयर ऑफ, योर सुपरएनुएशन सरप्लस इज टेकन केयर ऑफ, देन यू कैन गेट इनटू दिस थिंग कि ठीक है अभी जितना भी सरप्लस होगा 100% इक्विटी में जाएगा. Okay. So for the last 7-8 years 100% of my surplus is going into equities. Okay. And equities is going mostly into large and mid caps and the SIP through SIP route in the small cap fund. Any mistakes you've made, sir, that you think we should avoid? See, mistakes are always made, but mistakes are always unique to individuals, right? Of course. जो मेरी mistake है वो शायद आपके ना. मेरा यही है कि started very late. Okay. Had I knew what I know today, had I started earlier, though I would have been much richer, 3 times, 4 times net worth than I am having today. But I started very late. That is the which I didn't allow my kids to do that, right? Yes. I say my daughter and my son, they started their investment journey even before they became major. Yes. So now they're so I committed mistakes, but I didn't let my Kids my do the kids same. to do that. My friends' kids to do that. So today, whosoever meets me, जैसे कि आप म्यूचुअल फंड के अलावा कोई बात नहीं करते, तो हम कहेंगे हमें आता ही वही है और कुछ आता ही नहीं है. तो every friend जहाँ भी जो भी छोटे बच्चे हैं, जिसके भी nephew niece, जितने भी नॉन बंदों के less than 18 years है, we have made everybody invest in the children benefit fund. Because that is where people will create a lot of wealth for their kids. This is like creating capital for them to start their venture. Yes. India is a startup hub and it will continue to remain startup hub. So we want that people should create capital for their kids. It could be used for their following their passions, like if they want to go to sports, they want to go to music, they want to go to theater, they want to go for higher education. But it's utmost necessary, a part of the money should be invested in the kids' account at as early as possible. Yeah. And nobody will be there in my circle who has not put in our children benefit fund. And that fund has gone 3 times in 3 years. See, I'm not trying to sell my fund, by the way, but just giving you an example. Sure. Good. Wonderful. Thank you. Yes. Okay. Just any book recommendations for our first time investors? First time investors, the Psychology Money of the best book. I think that go through that, very simple, very late. Just go through that. It's very popular book because any layman, since you said who is the best book for the starters, at least they should understand how the money works. Yeah. And even Monica Allen's Let's Talk Money is also a good book for the starters. Both these are very good books. Sure. Wonderful. Thank you so much, sir. आपके टाइम के लिए, आपके वैल्यूएबल आंसर्स के लिए. आई एम वेरी श्योर कि हमारे व्यूअर्स ने आपके आंसर से बहुत ज़्यादा बेनिफिट किया होगा. एंड वी डू होप कि हम आपको दोबारा अपने शो पे लेके आए इन सम टाइम. एंड वी होप टू गेट मोर आंसर्स. बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. And anytime, thanks a lot. Thank you very much. Thank you. God bless. Wow, what a wonderful conversation with Mr. DP Singh. I'm sure आप सबको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा. I'm sure you've had some solid takeaways. तो जल्दी से जो भी हमने डिस्कस किया था वो आपके लिए मैं समराइज कर देती हूँ. तो सबसे पहले हमने मिस्टर डीपी सिंह से बात करी अबाउट द फैक्ट कि बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिपोर्ट के हिसाब से जो इन्वेस्टर प्रेफरेंस है वो शिफ्ट हो रही है टुवर्ड्स म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में हमने करीब 8.6% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखा है वर्सेस बैंक डिपॉजिट्स.
जिसमें हमने 12.3% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखा है. सो वी आस्क्ड मिस्टर डीपी सिंह कि क्या इन्वेस्टर प्रेफरेंस चेंज हो रही है इन इंडियन हाउसहोल्ड्स टुवर्ड्स म्यूचुअल फंड्स. सो मिस्टर डीपी सिंह सेज कि अगर देखा जाए तो इंडिया में अभी भी म्यूचुअल फंड्स का पेनिट्रेशन काफ़ी लो है, क्योंकि जो अगर हम देखें तो सिर्फ 4 करोड़ यूनिक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में. बट ही सेज कि अगर हम ये रेशियो देखें ऑफ म्यूचुअल फंड AUMs टू द बैंक डिपॉजिट्स, दैट हैज डेफिनेटली गॉन अप इन द रीसेंट पास्ट. फिर मिस्टर डीपी सिंह ने एक बार बोला था कि यंग इन्वेस्टर्स शुड हैव अ डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट पैटर्न. तो हमने उनसे इसका मतलब पूछा एंड मिस्टर डीपी सिंह सेज कि जो आज के यूथ हैं वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका टाइम होराइजन सिर्फ 18 to 24 मंथ्स है. अगर किसी भी इन्वेस्टर ने पिछले 2 या 3 साल में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया हो इन दी इक्विटी स्पेस, तो उनको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे ही, क्योंकि मार्केट्स ने अच्छा किया है. लेकिन ये बहुत ही डेंजरस अप्रोच है जब आप एज एन इन्वेस्टर अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं. देन व्हेन इट कम्स टू पिकिंग स्टॉक्स फॉर SBI's इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स, मिस्टर डीपी सिंह सेज कि फंड हाउस जो है वो बॉटम अप स्ट्रेटजी फॉलो करता है टू पिक स्टॉक्स फॉर इट्स इक्विटी फंड्स. ही आल्सो सेज कि फंड हाउस के लिए जो ज्यादा जरूरी डिसीजन है वो ये है कि कौन से स्टॉक्स में नहीं इन्वेस्ट करना है versus the stocks that you're going to invest. फिर हमने थोड़ा स्मॉल कैप फंड्स के बारे में बात करी एंड द फैक्ट कि ऐसे बोला जाता है कि अगर किसी एक कैटेगरी का ब्लॉकबस्टर ईयर हुआ है तो देन यू शुड बी केयरफुल अबाउट दैट कैटेगरी. तो मिस्टर डीपी सिंह सेज कि अगर देखा जाए तो इन्वेस्टर्स ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं जिन्होंने रीसेंट पास्ट में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, एंड दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस जिसकी वजह से स्मॉल कैप फंड्स अब काफी अच्छा कर रहे हैं. लेकिन जब हम स्मॉल कैप फंड्स की बात करते हैं, स्टिल SIP इज द बेस्ट वे ऑफ स्टार्टिंग योर इन्वेस्टमेंट्स इन स्मॉल कैप फंड्स. अगर आप एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो आप एक छोटा पोर्शन अपनी इन्वेस्टमेंट्स का स्मॉल कैप फंड्स में एलोकेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 5 साल का है. फिर हमने मिस्टर डीपी सिंह से ये पूछा कि जब हम म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हम पोर्टफोलियो ओवरलैप को कैसे अवॉइड कर सकते हैं. मिस्टर डीपी सिंह सेज कि यस, बहुत सारे फंड हाउसेस की जो स्कीम्स होते हैं उनमें काफी पोर्टफोलियो ओवरलैप रहता है. मोरओवर अगर हम स्मॉल कैप फंड्स की ही बात करें तो मोस्ट स्मॉल कैप फंड्स हग द स्मॉल कैप इंडेक्स, और क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स अच्छा कर रहा है तो वो स्कीम्स भी अच्छा या फंड्स भी अच्छे करते हैं. आइडियली एज एन इन्वेस्टर हमें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए अक्रॉस म्यूचुअल फंड स्कीम्स इन डिफरेंट म्यूचुअल फंड कैटेगरीज. फिर हमने मिस्टर डीपी सिंह से पूछा कि हम लमसम और SIP के बीच में कैसे एलोकेशन कर सकते हैं. तो मिस्टर डीपी सिंह सेज कि अगर आपको लमसम इन्वेस्ट करना है तो आप हाइब्रिड फंड्स में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो आपको SIP मोड से ही इन्वेस्ट करना चाहिए. देन वी आस्क्ड मिस्टर डीपी सिंह अबाउट हिज learnings from the equity markets and Mr. DP Singh says कि सबसे पहले एज एन इन्वेस्टर आपको जो है रिटर्न्स को देख के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए इन इक्विटी फंड्स, और पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए when you're investing in equities. He also says कि आप लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपको लार्ज कैप की स्टेबिलिटी मिलती है और मिड कैप्स का ग्रोथ मिलता है. एंड देन ही ऑल्सो सेज कि व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स आपकी पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स नहीं होने चाहिए. सो दैट वाज अबाउट इट इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड. आई होप यू गाइस हैड एन अमेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस. Please do like this video, please share it with everyone, and do subscribe to the Grow Mutual Fund channel, and I'll see you next week. Thank you. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है. योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.